हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मैं चैप्टर का नाम लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। आपको समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर बंधुत्व, जाति और वर्ग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो बाकी का चैप्टर में आपको इससे आगे का चैप्टर बाकी की 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो है चार वर्णों के परे, यानी कि 4 वर्णों से अलग एकीकरण। ठीक है, यानी कि जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन 4 वर्णों से परे, यानी कि उन 4 वर्णों से अलग क्या थी? जातियाँ, जिनको वर्णों में नहीं रखा गया, जिनको वर्णों में शामिल नहीं किया गया, उनके लिए क्या बना दी गई? जातियाँ बना दी गई थी उनके लिए। ठीक है, तो अब हम जब इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, तो जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले उस टॉपिक का नाम है 4 वर्णों के परे एकीकरण। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है। ऐसा समुदाय है जिस पर ब्राह्मणीय विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह थी, या एक समझ लीजिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ पर उसमें एक ऐसा स्थान था जहाँ पर ब्राह्मणीय विचारधाराओं का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो ब्राह्मणीय विचारधाराओं को नहीं मानते थे। तो ऐसे समुदायों को विचित्र, असभ्य और पशु के समान चित्रित किया। अब आप भी देखते होंगे कि अगर आपसे यूँ कहा जाए कि आप ये काम करो और आप उसके लिए मना कर दो, तो आपको भी कितना नीचा दिखाया जाता है या आपका अपमान करा जाता है। ठीक है, कि ये पागल है, इसको कुछ नहीं पता, ये ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करा, जिन लोगों ने उन समुदायों ऐसे समुदाय थे कुछ जो ब्राह्मणीय विचारधाराओं को नहीं मानते थे, तो उन्हें जो ब्राह्मण है वो क्या कहते थे, या फिर ब्राह्मणीय विचारधाराओं को मानने वाले लोग, वो लोग जो ब्राह्मणीय विचारधाराओं को मानते थे, और जो उन लोगों को जो ब्राह्मणीय विचारधाराओं को नहीं मानते थे, उन्हें असभ्य, ठीक है, और पशु मानते थे। यानी कि उन्हें क्या कहते थे? तुम असभ्य हो, ठीक है, तुम सभ्य नहीं हो, और क्या हो? तुम पशु हो, ऐसा कहा जाता था उन्हें। वन प्रांतर में निवास करने वाले लोगों के लिए जीवन निर्वाह जो था वह एक महत्वपूर्ण संसाधन था। ठीक है, यानी कि उनके लिए जो मेन लक्ष्य था, गोल था, वो क्या था? उनका जीवन निर्वाह करना उनका महत्वपूर्ण साधन था, या महत्वपूर्ण उनका काम था। तो जीवन निर्वाह हेतु वो क्या करते थे? शिकार करते थे और कंदमूलों को एकत्रित किया करते थे। ठीक है, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है, और खाने के लिए वो क्या करते थे? शिकार करते थे और कंदमूल को इकट्ठा करते थे। ठीक है, एकलव्य निषाद वर्ग का था। ठीक है, तो जो एकलव्य है वो भी निषाद वर्ग का ही था, और जो निषाद वर्ग है एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, ये जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्या नाम है, वर्णों को ये वर्णों में शामिल नहीं कर पाए जिन्हें, ठीक है, उनके लिए इन्होंने जातियाँ बना दी। तो स्वर्णकार और क्या नाम है, निषादों के लिए इन्होंने जातियाँ बनाई थी। तो ऐसे ही इसमें से एक जो निषाद वर्ग है ये भी एक उदाहरण है। ठीक है, ये लोग संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? मल्लेच। ठीक है, मल्लेच ये है एक नीची जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता शब्द है, या इसका मतलब अच्छा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसे बहुत गंदा या नीचा दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कहता, जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें मल्लेच कहा जाता था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके मध्य जो है विचारों और मतों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, अब उनसे ब्राह्मण जो है वो बातचीत नहीं करते थे, या उन्हें जो मर्जी कहें, पर वो आपस में क्या करते थे? अपना विचारों का आदान प्रदान करते थे, अपने और मतों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, अब 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष, यानी कि ये जो चारों वर्ण हैं इनसे परे, यानी कि अलग, अधीनता और संघर्ष, यानी कि उनके अधीन, यानी कि उनका काम भी करना, और उनसे संघर्ष भी करना, यानी कि उनसे लड़ाई भी करना। ठीक है, तो क्या था?
जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों द्वारा कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली के बाहर माना गया। ठीक है, तो कुछ लोग थे जिन्हें क्या नाम है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं रखा और उन्हें सामाजिक प्रणाली से भी यानी कि समाज से भी बहुत दूर कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित घोषित कर दिया। अस्पृश्य मतलब कुछ लोगों को छूने अयोग्य यानी कि छूने योग्य नहीं हो तुम। ठीक है, तो उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो ब्राह्मणों का ये विश्वास था कि कुछ काम विशेषकर अनुष्ठानों को करना जो है वो पवित्र माने जाते थे। तो जो ब्राह्मण है वो ये मानते थे कि जैसे अनुष्ठान करना या वेदों का अध्ययन करना, मतलब जो भी काम ब्राह्मण करते थे उन्हें वो पवित्र मानते थे। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है वो दूषित माने जाने वाले लोगों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते थे, वो पवित्र मानते थे। और जो क्या नाम है, बाकी के लोग थे जो जो क्या नाम है उन्हें अस्पृश्य घोषित कर दिया था, तो उनसे क्या नाम है, ब्राह्मण अगर भोजन स्वीकार कर लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या नाम है, वो उनसे भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हम दूषित हो जाएंगे। तो कुछ काम थे जो दूषित माने जाते थे। ठीक है, जिन्हें जिन्हें करना अपवित्र माना जाता था। ठीक है, पर कुछ लोगों को वो काम भी करने पड़ते थे, जैसे सबों की अंत्योष्टि करना। मृत मृत पशुओं को छूने वाले चंडाल कहलाते थे। ठीक है, तो जो शवों की अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार करना। जो मृतक इंसान है उसका कोई नहीं हो, उनका अंतिम संस्कार करना। या जो मृत पशु है उनको छूने वालों को क्या कहा जाता था, चंडाल कहा जाता था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था वाले समाज में इन लोगों को सबसे निम्न कोटि में रखा गया था। किन्हें, चंडालों को सबसे निम्न कोटि में रखा गया था। ब्राह्मण सामाजिक क्रम में स्वयं को सबसे ऊपर मानते थे। चंडालों को अस्पृश्य अर्थात उन्होंने देखना भी अशुभकारी मानते थे। ठीक है, ना तो उन्हें छूते थे और अगर उन्हें देख भी लेते थे तो उन्हें भी अशुभकारी मानते थे। मैं चंडालों के कर्तव्य वर्तव्य सब आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति के अनुसार जो चंडालों के कर्तव्य क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि चंडालों के कर्तव्य लिखिए कि क्या थे, तो आपको क्या लिखना है, मनुस्मृति के अनुसार चंडालों के कर्तव्य निम्नलिखित थे। ठीक है, आपको एक वर्ड जरूर लिखना, मनुस्मृति। ठीक है, अगर आपसे इस वाले चैप्टर से कुछ भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि आपसे पितृवंशिकता के बारे में पूछा जाता है तो आपको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार लिखना है। चंडालों के बारे में पूछा जाता है तो क्या नाम है, मनुस्मृति के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो अगर अगर क्या नाम है, महाभारत की कथा के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि कौरव पांडवों के बारे में, तो आपको महाभारत के अनुसार लिखना। मतलब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है और आपको क्या लिखना है वो भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अब पितृवंशिकता व्यवस्था के बारे में तो आपको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार, ऐसे करके ये जो आपका वर्ड है ये एक इम्प्रेशन जमाएगा। ठीक है, तो अब आपको ऐसे लिखना है कि मनुस्मृति के अनुसार चंडालों के कर्तव्य है। ठीक है, तो क्या क्या कर्तव्य थे मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के, तो ये कर्तव्य थे, पहला था गांव से बाहर रहना। तो जो चंडाल थे उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्हें छूना भी और देखना भी दोनों ही अशुभकारी मानते थे ब्राह्मण। ठीक है, फीके बर्तनों का इस्तेमाल करना। जो चांडाल थे वो फीके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें लोग फेंक देते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्रों का प्रयोग, जो लोग मर जाते थे उनके वस्त्र पहनते थे। लोहे के आभूषणों का प्रयोग करते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में गांव में चलने फिरने पर मनाही थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या करना, जो अगर वो रात्रि में चल रहे हैं और किसी ने नहीं देखा तो वो किसी से टकरा जाएंगे, इसीलिए क्या नाम है, उनको रात में चलने फिरने पर भी मनाही थी। ठीक है, अंत्योष्टि करना, मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि क्या नाम है, अंत्योष्टि करते थे। जिन जिन शवों का कोई भी नहीं होता था, ठीक है, उनकी अंत्योष्टि करते थे, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करते थे चांडाल। बौद्ध भिक्षु फाशियन, ठीक है, ये आप याद रखना, बौद्ध भिक्षु कौन, फाशियन। ठीक है, तो फाशियन ने क्या बोला, जो चांडाल होते थे उन्हें करताल बजाकर सूचना देनी पड़ती थी। अगर वो कहीं से आ रहे हैं तो
उनको करताल बजाना पड़ता था, जिससे कि अगर कोई ब्राह्मण आ रहा है या कोई दूसरा इंसान आ रहा है तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पर जो है एक चांडाल है और वो दूर हो जाए उससे या फिर संभल कर चले। ठीक है, तो उन्हें करताल बजाना पड़ता था इस तरीके से। आप देख रहे हैं कितनी गंदी हालत कर रखी थी। चीनी यात्री स्वेन तात्सांग, ठीक है, ये वादी को सफाई करने वालों और नगरों से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, जो वादी होते थे और सफाई करने वाले होते थे उन्हें क्या करता पड़ता था, नगरों से बाहर रहना पड़ता था, चीनी यात्री स्वेन तत्सांग के अनुसार। ठीक है, अब जन्म से परे, ठीक है, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। अब हम पढ़ेंगे कि जन्म के बाद यानी कि जन्म से परे, ठीक है, बाद में जो संसाधन और प्रतिष्ठा होती थी वो किस तरीके से बटी हुई होती थी, या फिर संसाधन और प्रतिष्ठा जो थी वो किस तरीके से लोगों को मिला करती थी। तो अब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग थे। जैसे कि कुछ लोग दास होते थे, कुछ भूमिहर खेतीहर मजदूर होते थे। यानी कि भूमिहीन का मतलब जिनकी खुद की भूमि नहीं है, जो दूसरों की भूमि पर काम कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, खेतीहर हैं तो यानी कि खेती कर रहे हैं। और मजदूर होते थे यानी कि मजदूरी करते थे। शिकार करते थे, मछुआरे होते थे, पशुपालक होते थे, किसान और ग्राम मुखिया मतलब गाँव का मुखिया, वाणिक और राजा, वाणिक मतलब व्यापारी, ठीक है, राजा, ये सभी जो थे वो शामिल होते थे। ठीक है, तो ये जितने भी लोग थे, अब इनको जो है प्रतिष्ठा कैसे मिलती थी, संसाधनों पर। तो संसाधनों पर प्रतिष्ठा सामाजिक स्थान से तय होती थी कि जिसका स्थान समाज में ऊपर होगा उसे अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, और जिसका समाज में स्थान जो नीचा होगा उसको अच्छी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। उनके कंपैरिजन में, ऊपर वालों के कंपैरिजन में नीचे वालों को कम प्रतिष्ठा मिलेगी, यानी कम सम्मान मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष दोनों के भिन्न भिन्न अधिकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्त्री के और पुरुष के दोनों के जो अधिकार हैं संपत्ति पर वो भिन्न भिन्न होते थे, पर कैसे होते थे। ठीक है, तो महाभारत जो है, महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण के अनुसार, जब महाभारत से हमें पता चल रहा है, तो जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर ने क्या करा था कि वो गेम खेल रहा था, ठीक है, चौसर का गेम। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ठीक है, अपना राजपाट और भाई भाई सबको उसने दांव पर लगा दिया, और क्या करा, वो हार गया। आखिरी में उसने क्या करा, जब सब कुछ उसने दांव पर लगा देने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जो कि इसके अकेले की पत्नी नहीं थी। ठीक है, फिर भी क्या नाम है, इसने जो वो पांचों पांडव की पत्नी थी उसे, द्रौपदी को भी इसने दांव पर लगा दिया, और क्या करा, हार गया। ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार जो है पैतृक संपत्ति पे, यानी पैतृक का मतलब होता है माता पिता दोनों, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति पे पुत्रों का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मनुस्मृति के अनुसार ये देखने को मिलता है हमें कि जो संपत्ति है उस पर पुत्रों का अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन बड़े पुत्र को जो है वो विशेष अधिकार होता है। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। ठीक है, और ये हमारा फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक कि संसाधनों पर जो है हिस्सेदारी स्त्रियों की नहीं होती है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया पुरुषों के बारे में कि जो संपत्ति होती है वो पुरुषों को मिलती है। ठीक है, और बड़ा जो पुत्र होता है उसका विशेष अधिकार होता है। अब स्त्री धन क्या होता है कि जो संपत्ति है वो स्त्रियों को कैसे मिलती है, तो स्त्री जो को जो संपत्ति मिलती है उसे स्त्री धन कहा जाता है। तो स्त्रियों का स्वामित्व विवाह के समय मिले उपहारों पर माना जाता है, यानी कि स्त्रियों को उन सामानों का या उन चीज़ों का मालिक माना जाता है, उन उपहारों का जो उसे विवाह के समय माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस संपत्ति पर जो है उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता। वह संपत्ति उनके संतान को विरासत के रूप में मिल सकती है। ठीक है, जो भी उपहार उसे अपने माता पिता से स्त्री को मिलते हैं उन उपहारों पर जो है उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता, पर जो उसकी संतान होती है या उसके बच्चे होते हैं उनको वो विरासत के रूप में मिल सकते हैं। मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्रियां हैं वो गुप्त धन संचय नहीं कर सकती, यानी कि अपने पति से या फिर अपने किसी भी से छुपा कर वो धन इकट्ठा नहीं कर सकती। उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर नियंत्रण रखती होंगी। ठीक है, तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो संसाधनों पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, पर सामान्यतः क्या है, भूमि, पशु, धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। ठीक है,
स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत भिन्नता थी, ठीक है, सामाजिक संसाधनों पर जो है भिन्नता होती थी, नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई, यानी कि इसमें जो है फिर भी जो महत्व दिया जाता था या हैसियत होती थी वो पुरुषों की ज़्यादा होती थी स्त्रियों की कंपैरिजन में, और उनको इसी वजह से अधिक प्रमुखता दी जाती थी पुरुषों को, ठीक है। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, तो वर्ण और संपत्ति यानी कि वर्ण और वर्ण के अनुसार जो है वो संपत्ति पर अधिकार, ठीक है। तो ब्राह्मणीय ग्रंथों ने संपत्ति के अधिकार का एक और उदाहरण आधार वर्ण था, ठीक है। तो जो संपत्ति दी जाती थी वर्ण के आधार पर दी जाती थी ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार, यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका थी, ठीक है, वो जिसमें तीनों उच्च वर्गों की सेवा करते थे, ठीक है। ब्राह्मणों और क्षत्रिय जो थे वो सबसे धनी थे, यानी कि इनका जो वर्ण जो है वो सबसे ऊपर क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण, और फिर जो है वो क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो इनके पास यानी अधिक धन है, तो यानी कि जो संपत्ति पर अधिकार होता था वो वर्णों के अनुसार ही होता था, जो पहले वर्ण में है उसके पास ज़्यादा संपत्ति, जो दूसरे वर्ण में है उससे थोड़ी सी कम, मतलब ज़्यादा पर ब्राह्मण उससे कम। तो इस तरीके से जो क्षत्रिय और ब्राह्मण है उनके पास ज़्यादा संपत्ति थी। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी, ठीक है, संपत्ति में भागीदारी की ये वैकल्पिक रूपरेखा है सामाजिक रूप से, ठीक है, कि अभी जो सामाजिक रूप से, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी वो वर्ण के अनुसार थी, ठीक है। अब ये एक वैकल्पिक है, ठीक है, ऑप्शनल है सामाजिक रूपरेखा, कि संपत्ति में भागीदारी जो है वो किस तरीके की होगी, किस तरीके से की जाएगी। तो उन परिस्थितियों का अध्ययन किया है जहां लोगों द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थितियां लोगों के संपत्ति के आधार पर करते थे, ठीक है। अब आपने भी देखा होगा कि क्या नाम है, कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं तो उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलता है, ठीक है, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, जो गरीब होते हैं उनकी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती कंपैरिजन अमीर लोगों के, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो व्यक्ति दानशील व्यक्ति होता है, यानी कि ज़्यादा दान करता है, तो उसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वो तो दान कर रहा है ना दूसरों के हित में। पर उसके अनुसार उसके विपरीत क्या था, जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति का संग्रह करता था उससे घृणा की जाती थी। तो अब देखिए आप, जो व्यक्ति अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है उससे तो घृणा की जा रही है, और जो दान कर रहा है उससे क्या नाम है, सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। बुक में तो ये लिखा है पर मैं आपको अपना व्यू बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, अगर क्या नाम है कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो अच्छी बात है, उसके पास ज़्यादा है वो दान कर रहा है, ठीक है। पर अगर कोई अपने लिए अगर धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है तो उसमें तो घृणा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो किसी का छीन थोड़ी रहा है, वो तो अपने लिए इकट्ठी कर रहा है ना। पर फिर भी उससे घृणा की जाती थी। ये एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा थी कि संपत्ति में भागीदार किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। तो 2000 वर्ष पहले जो है अनेक सरदारियां थी। ये सरदारियां अपनी प्रशंसा में गाने वाले जो चारस और कवि होते थे उनको आश्रय देते थे, मतलब कि जो इनकी प्रशंसा करते थे सरदारियों की, यानी कि राजाओं की, तो वो क्या करते थे, उनको आश्रय दे देते थे, ठीक है। तो धनी और निर्धन के बीच की जो विषमताएं थी, ठीक है, जो धनी और निर्धन होते थे उनके बीच में जो है विषमताएं थी, भिन्नताएं थी। संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करने की उम्मीद की जाती थी, ठीक है। तो जो गरीब लोग थे या जिनके पास इतने संसाधन नहीं थे, तो वो ये उम्मीद करते थे कि क्या नाम है, जो संसाधन है इन पर नियंत्रण रखने के लिए जो है मिल बांट कर इनका प्रयोग करने की वो उम्मीद रखते थे, जिससे कि ये सबको मिल सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।